हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इस वीडियो में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने भी देने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्टिंग तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान लो, या तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में भी। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का हो तो उस केस में आपको इस क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन में आंसर करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का हो तो उस केस में आप लोग ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में साथ में ये जरूर रहेगा, या तो इसके फीचर के बारे में आपको बताना होगा या फिर इसके इंपॉर्टेंस को। तो सबसे पहले आप क्या करना, 4 से 5 लाइन में मैनेजमेंट की डिफिनेशन को दे देना और फिर उसके बाद इसके फीचर या इंपॉर्टेंस को आप लोग 6 लाइन में आंसर करने की कोशिश करना। 6 लाइन नहीं बल्कि 6 पॉइंट्स में, 6 पॉइंट्स में अगर आप इसे आंसर करोगे तो उस केस में आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसे 4 से 5 पॉइंट्स में आंसर करोगे तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स आपके मार्क्स काट ले। लेकिन अगर आप उसे 6 मार्क में आंसर करोगे, 6 पॉइंट्स में आंसर करोगे, तो ये गारंटेड है आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है। तो देखो, अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। ये किसने कहा था? मैरी पर्कर फॉलेट ने। मैरी पर्कर फॉलेट ने क्या कहा था? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब देखते हैं इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग जो जो प्रोसेस से गुजरते हो उसके कलेक्टिव कलेक्शन को हम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे अभी आपका गोल है 95 प्लस स्कोर करना, तो उसके लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनाया होगा, आपने सबसे पहले एक प्लानिंग की होगी और ये हमारी वीडियो देखना भी उसी की प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आप मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और द पर्सन हु डन मैनेजमेंट, यानी कि जो पर्सन मैनेजमेंट का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मैनेजर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मैनेजमेंट की डिफिनेशन में हमने 2 वर्ड का यूज़ किया था, इफिशियंसी और इफेक्टिवली। अब ये दोनों होते क्या हैं? तो इफिशियंसी का अर्थ है कि किसी भी कार्य को सबसे कम कॉस्ट पर कंप्लीट करना, किसी भी कार्य को सबसे कम कॉस्ट पर कंप्लीट करना। और इफेक्टिवनेस का अर्थ है कि किसी भी कार्य को सबसे कम समय पे, जो निर्धारित समय है उस समय में कंप्लीट करना। ये किसका काम है? इफेक्टिवनेस का। इफेक्टिवनेस का। अब देखो, इफेक्टिवनेस यहाँ पे आप इसे जब प्रोनाउंस करोगे तो इफेक्टिवनेस, टिवनेस। अब जो टिवनेस है, इफेक्टिवनेस है, वो किसको प्रीफर करता है? टाइम को। और ये कॉस्ट पे ध्यान नहीं देता, ये कॉस्ट कितना भी लग जाए ये इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसका बस यही अर्थ है कि वो टाइम पर काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन इफिशियंसी, सीएनसी, सीएनसी किसको प्रीफर करता है? कॉस्ट को। इफिशियंसी चाहता है कि हम किसी भी कार्य को सबसे कम लागत पर कंप्लीट करें, जबकि इफेक्टिवनेस चाहता है कि हम किसी भी कार्य को सबसे कम समय में कंप्लीट करें। और ये एक दूसरे को नज़रअंदाज करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट को किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बोथ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली, यानी कि दोनों का इंस्टेंस होना, दोनों का एक तरह से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हमें मैनेजमेंट की विशेषताओं को बताना है, उसके फीचर्स को बताना है। फर्स्ट फीचर है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है? ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कैसे? तो मैनेजमेंट में हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, यानी कि अलग अलग इंसान को बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना है। और फिर एट द एंड, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कंट्रोलिंग। तो ये सब हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं, जैसे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो इसे अब आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए अगर मैं आपको ये सारी पॉइंट्स बता देता हूँ तो उस केस में आप इसे आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को देखूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव। तो मैनेजमेंट को हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर वो इकोनॉमिक हो या सोशल या पॉलिटिकल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे मैनेजमेंट का यूज है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी गतिविधि है। कैसे वो गतिविधियाँ बहुआयामी है? इसलिए क्योंकि यहाँ हमें मैन को, यानी कि जो ह्यूमन पावर है उसे, और या फिर मटेरियल, और या फिर मशीन, तो इन तीनों चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। उन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है, वो सारी गतिविधियों को हम कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट में। इसलिए मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक निरंतर प्रक्रिया है। ये जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तब तक मैनेजमेंट हमेशा निरंतर चलता रहता है। उसका हर एक प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी प्रोसेस निरंतर चलती रहती है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 5 है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, या फिर वो टॉप लेवल में हो, या फिर वो मिडिल लेवल में हो, और या फिर वो लोअर लेवल में हो, हर एक इंसान का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना, और इसलिए वो आपस में सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 है इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ मैनेजमेंट में चेंज किया जा सकता है, ताकि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ सामंजस्य बिठाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब 7 पॉइंट है इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, ये एक प्रोसेस है, उसे हम लोग फील कर सकते हैं अपने रिजल्ट को देखकर, लेकिन कोई टच नहीं कर सकता कि हाँ ये मैनेजमेंट है, इधर आ जाओ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो फीचर क्लियर हो चुका होगा। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो और अच्छे से इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट कर सकते हो। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चंस हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, कैसे एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के क्या क्या महत्व हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये हर एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट कर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट। तो ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इफिशियंसी। तो एक अच्छी मैनेजमेंट से, बेटर प्लानिंग से ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को भी बढ़ाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं, मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को उसे अडेप्ट करना सिखाता है, ताकि उस केस में भी, चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवा सके, वो सर्वाइव कर सके। तो इसलिए मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट नंबर 4 है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये अपने हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन, लीडरशिप प्रोवाइड कर उनके अंदर टीम स्पिरिट वो पैदा करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छी तरीके से अचीव किया जा सके। तो दैट इज वाई इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर पॉइंट नंबर 5 है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिससे कि सोसाइटी की डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाती है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जल्द से जल्द हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य जितनी भी पॉलिसी होती है या फिर जो भी स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके गोल को प्राप्त करने का, ये सारा अधिकार किसके पास है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, और इसके अंतर्गत चेयरमैन या सीईओ ये सारे आते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, इसे आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लो, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सारी पॉइंट को मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल और लोअर लेवल, इन दोनों के बीच एक लिंक का कार्य करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जितने भी डिवीजन हेड होते हैं वे सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर, जितने भी वर्कर हैं, उन सारे को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए, और ये एक लिंक का कार्य करते हैं वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस आंसर को नोट कर लो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाने की 100% चांसेस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेशन, इन्यूमरेट द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन।
तो कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे एक ग्रुप एफर्ट के साथ आसानी से हासिल किया जा सके। अब और ये सारे फीचर हैं कोऑर्डिनेशन के। फर्स्ट फीचर है इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन डिलिबरेट फंक्शन। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वैसे इस आंसर को नोट कर सकते हो। इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसे आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। ये सारी इनकी फीचर्स हैं, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो और एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट कर। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, सेकंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड स्पेशलाइजेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन है, आप इसे नोट कर सकते हो। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हैं। संगठन का आकार, कार्यात्मक विभेदीकरण और विशिष्टीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कुछ अलग चीज़ नहीं बल्कि ये मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है उसी का ही एक पार्ट है। बिना कोऑर्डिनेशन के वे सारे फंक्शन कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप खुद देखो प्लानिंग में, तो प्लानिंग में जितने भी प्लान की जाती है वे सारे सभी लोगों के व्यू पॉइंट को, सभी लोगों के आइडियाज़ को पहले एक डिस्कस किया जाता है, फिर उन सभी का एक मास्टर आइडिया निकाला जाता है और वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। फिर किस तरह से पॉलिसी बनेगी, कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारी डिस्कस होती है आपस में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी कार्य तय किए जाते हैं, जैसे जितनी जितनी ड्यूटी जिन्हें देना है, ये सारी जो चीज़ें तय की जाती है, तो वहाँ भी हर एक डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्लानिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन जरूरी है या फिर ऑर्गेनाइजिंग में कैसे किस तरह से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग। तो एक मैनेजर को इस बात पर फोकस करना पड़ता है कि किस इंसान के पास किस फील्ड में कितनी स्किल है, ताकि उसे उसकी बेस्ट जॉब दे सके और बेस्ट जॉब मिलने पर वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा और इससे मैक्सिमम आउटपुट हासिल होगा। मैक्सिमम आउटपुट हासिल होने पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होने पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग। तो एक सुपेरियर अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस तभी दे सकता है जब उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो। इसलिए हम देख सकते हैं डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन का होना बेहद ही जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टिंग इज वेस्ट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। तो एक मैनेजर को इस बात पर इंश्योर करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इन दोनों के बीच भी एक समन्वय स्थापित हो सके। बिना इसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को हासिल नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और ये सारे फंक्शन में इंपॉर्टेंट। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 तरह में क्लासिफाइड किया जा सकता है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल का, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो बिजनेस में इंटर करता है उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी कॉस्ट उसकी हो रही है, जितना उसका लागत लग रहा है, उतना रेवेन्यू कम से कम हासिल हो सके ताकि उसे लॉस का सामना ना करना पड़े। तो ये उसकी फर्स्ट नीड होती है। फिर सेकंड नीड होती है प्रॉफिट की। तो अब जब वो सर्वाइव करने लगा तो अब वो चाहता है कि जितनी कॉस्ट हो रही है, जितनी लागत लग रही है, उससे ज़्यादा इनकम वो जनरेट कर सके, उससे ज़्यादा रेवेन्यू से हासिल हो सके। तो ये इसकी सेकंड ऑब्जेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। फिर अब जब वो सर्वाइव भी कर रहा है, उससे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये निरंतर बना रहे, ये मैनेजमेंट इंश्योर करे, ये इसकी थर्ड ऑब्जेक्टिव होती है। किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। तो अब बात कर लिया हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज। तो आप इसे इस तरह से आंसर कर सकते हो, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी, और या फिर टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारे पॉइंट यहाँ मैंने नोट कर ही दिए हैं, आप इन सारे पॉइंट को एग्जाम आंसर कर सकते हो। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन हो तो 3 से 4 पॉइंट में, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो 5 से 6 पॉइंट में। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत इंडिविजुअल नीड्स आते हैं। अब वो इंडिविजुअल नीड्स या तो अच्छी सैलरी की हो सकती है, या फिर कोई अदर मॉनिटरी बेनिफिट की, और या फिर सोसाइटी में अपनी पहचान की। तो ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अब जान चुके होंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और इसे आप आंसर कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी हो तो आप किस तरह से आंसर करोगे मैंने आपको बता दिया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है।
के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा वैयक्तिक उद्देश्य। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड टू whom टू डू। दिस ऑल थिंग्स डिसाइडिंग इन एडवांस इज नॉन एज प्लानिंग। यानी कि क्या करना है, कैसे करना है और ये काम कौन करेगा, ये चीज़ें पहले से डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। तो जितने भी टास्क हैं उन सारे को ग्रुप करना। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। तो सिलेक्शन के बाद जितने भी एम्प्लॉई हैं उन्हें उनके स्किल और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट देना, ताकि वो उस पोस्ट पर अपना बेस्ट दे पाएँ, जिससे कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टाफिंग। अब फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। तो स्टाफिंग के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उन सारे एम्प्लॉई को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना या काउंसलिंग करना या फिर मोटिवेट करना, ताकि वो उस गोल के लिए कार्य कर सकें, ये क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग। तो मैनेजमेंट का अब लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो अब तक एम्प्लॉय ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो उनका फाइनल परफॉर्मेंस है, उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल से कंपेयर करना, उसे चेक करना, उसे मेजर करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस आंसर को नोट कर सकते हो। प्रबंधन के टोटल 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो अब तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए थे। अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कॉपी में कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट है प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं बताएं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताएं। स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के स्तर का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और सारे क्वेश्चन को अभी के अभी कॉपी में आंसर करो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देना। जब तक इसका आंसर नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।